टॉपिक है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। देखो, हमने कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये पढ़ा था कि जो कंपनी है वो टोटली ही डिफरेंट है उसके शेयर होल्डर्स, मेंबर्स और डायरेक्टर्स में। अगर कुछ भी काम होता है तो लायबल कौन होता है? आपकी कंपनी लायबल होती है। कभी भी उसके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स लायबल नहीं होते। दो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी काम करते हैं। अब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? बेसिकली जो एक पर्दा था कंपनी और शेयर होल्डर्स और मेंबर्स और डायरेक्टर्स के बीच में, कई बार क्या होता था पर्सनल मोटिव के लिए या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती थी जहाँ पर भी डायरेक्टर्स काम करते थे बट लायबल कौन हो जाता था? कंपनी। तो तब ये उन्होंने केस उठाया कि हर बार कंपनी लायबल नहीं होगी। कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो कंपनी लायबल नहीं होगी। लायबल कौन होगा? आपके डायरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द केस सैलमन वर्सेस एज सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये केस हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था। अ कंपनी इज गिवन अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल्स हु आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हमने यही अभी पढ़ा था कि कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स अलग हैं, डायरेक्टर्स अलग हैं और शेयर होल्डर्स अलग हैं, और कंपनी की जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। द कोर्ट जनरली कंसिडर देमसेल्फ बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और वो कोर्ट को है वो भी प्रिंसिपल मानना पड़ता है जो कि है सेपरेट लीगल एंटिटी का, वो उन्हें मानना पड़ता है कई कई केसेस में। एंड अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच वाइल पियर्सिंग अ कॉर्पोरेट वेल, और पियर्सिंग का मतलब यहाँ पे लिफ्टिंग ही है। तो उन्हें कई कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहाँ पे वो पर्दा हटाना पड़ता है। यानी हर केस में ये नहीं होगा कि कंपनी ही लायबल होगी, उसके डायरेक्टर्स भी लायबल होंगे। However, there has been instances where the court the corporate will of an unincorporated company either to expose the indigenous person behind the company or to find out the real purpose of the इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इस तो कई बार कुछ ऐसा होता था, कुछ कंपनियां फॉर्म भी इसीलिए ही होती थी, कुछ कंपनियां बनाई भी इसीलिए जाती थी ताकि लायबल कौन हो? कंपनी हो, इस पर्पस के लिए। तो द कॉर्पोरेट व्हील इज सेट टू बी लिफ्टेड और पियर्स व्हेन द कोर्ट इग्नोर्स द कंपनी एंड कंसर्न इटसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजमेंट। तो तब जब कोर्ट जो है वो ये वाला लॉ जो है हमने अभी पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको इग्नोर करके, यानी कंपनी हर केस में तुम ये नहीं कह सकते कि कंपनी लायबल है, कंपनी लायबल। अब कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी किसके द्वारा चलाई जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा। तो कौन लायबल होगा? उसके मैनेजर्स भी लायबल होंगे कुछ कई कई सिचुएशन में, और जो सेपरेट लीगल प्रिंसिपल है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। The circumstances under which the court may lift the corporate wheel may be discussed under two broad categories, namely एक होता है आपका statutory provisions और एक होता है आपका judicial interpretation। इस वीडियो में हम statutory provisions को कवर करेंगे। सबसे पहला जो statutory provisions है वो है the Company Act other states expressively provide the following provisions pertaining to lifting the corporate wheel। कुछ ऐसे circumstances, कुछ ऐसी situations हैं जहाँ पे ये statutory provisions हमें follow करने हैं, और अगर इनमें से कुछ ऐसा होता है तो जो लिफ्टिंग है कॉर्पोरेट वेल की वो हो जाएगी और लायबल कंपनी नहीं होगी। कंपनी के बिहाफ पे जो पर्सन्स काम कर रहे हैं वो लायबल होंगे। फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। इसमें क्या होता है, हमें ये पता है कि प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है और एक बेसिकली होती है ओपीसी, जिसे हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी। इसमें जो मिनिमम मेंबर्स हैं प्राइवेट की अगर बात करी जाए तो 2 मिनिमम मेंबर्स हैं कि 2 से ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। बात करी जाए पब्लिक की तो 7 होते हैं मिनिमम मेंबर्स और ओपीसी में 1 है। तो इसमें क्या है, इफ़ एट एनी टाइम द पर्सन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड बिलो, यानी अगर उसके जो मेंबर्स हैं वो रिड्यूस्ड हो गए, कैसे? 2 इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी 2 से कम हो गए यानी 1 हो गया, और बिलो 7 इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और 7 से कम हो गया आपके पब्लिक कंपनी में। एंड इट कैरीज द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ वाइल नंबर इज सो रिड्यूस्ड, और वो 6 महीने काम करती रहे चाहे उसके मिनिमम नंबर से कम हो चुके हैं जब मेंबर्स। एवरी मेंबर्स हु नोज दिस फैक्ट, तो कौन लायबल होगा? जो जिस लोगों को पता होगा इस बारे में, विल बिकम लायबल टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेब्ट्स ऑफ कमिंग कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जिसको ये बात पता होगी वो ही लायबल होगा, और जितने डेब्ट्स होंगे उस टाइम के वो उसके लिए ही लायबल होगा। However, the members who left the company during the said 6 months will not be liable, यानी जो
प्रीवियसली 6 मंथ्स में छोड़ चुका है तो वो लायबल नहीं होगा। In this case, the privilege of limited liability of the shareholders is lost and the law pierces the corporate veil, making person behind the company personally liable despite their limited liability। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि कंपनी लायबल नहीं होगी, जिस जिसको इस फैक्ट के बारे में पता है वो लायबल होगा सारे डेट्स के लिए उस टाइम के। तो यही था आपका नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अगर प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो गए हैं और पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो गए हैं, और कब तक का टेन्योर था, 6 मंथ्स का टेन्योर के अंदर अंदर वो काम करती रही, तो वो कौन कौन लोग लायबल होंगे, जो जिनको ये फैक्ट के बारे में पता है, और कंपनी लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी। देखो हमें ये पता है, एक होती है आपकी एप्लीकेशन मनी, एक होती है अलॉटमेंट, एक होती है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे कॉल्स चलती हैं इसमें। अब क्या होता है एप्लीकेशन मनी पे, फर्स्ट जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो उसमें 90% जो शेयर्स है ना आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। ये एक प्रोविजन है आपका कंपनीज एक्ट में। अगर इन केस आपका 90 से कम हो रहा है तो कंपनी को क्या है, सारा पैसा वापस करना पड़ता है। उसके जो शेयर होल्डर्स हैं अगर उसके 90% से कम हो रहे हैं, जिन्होंने पैसा दिया है उनको वापस करना रहता है। इफ़ द एप्लीकेशन मनी ऑफ दोज एप्लीकेंट्स हुम नो शेयर हैज़ बीन अलॉटेड इज़ नॉट रीपेड, और उन्हें अगर क्या हुआ पैसे वापस नहीं करे गए विद इन 45 डेज ऑफ द लेट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, यानी 45 डेज के अंदर अगर उन्हें पैसे वापस नहीं करे गए, तब देन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल जॉइंटली एंड सीवियरली लायबल टू रीपे दैट मनी विद इंटरेस्ट 15% फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 45th डे। तो उसमें क्या होगा, आपको कंपनी लायबल नहीं होगी। लायबल कौन होगा, उसके जॉइंट, उसके डायरेक्टर्स, और वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, 15%, जैसे ही 45 डेज पूरे हो जाएंगे उसके बाद। तो यही है आपका सेकंड पॉइंट। जब फेलियर हो जाता है किस चीज़ का, एप्लीकेशन मनी रिफंड करने का, तो उसमें कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट लगेगा, 15%, और कौन लायबल होगा, आपका डायरेक्टर्स सारे। थर्ड पॉइंट है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। बेसिकली से ये यही कह रहा है कि अगर आपके नाम में कुछ गड़बड़ है या आपका नाम फुली पूरा नहीं लिखा गया तो लायबल कौन होगा, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देख लेते हैं। इफ़ अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और डज एनी एक्ट विदाउट फुल्ली और प्रॉपरली मेंशनिंग, यानी नाम पूरा नहीं लिखा है और लिखा है तो गलत लिखा है, द नेम ऑफ द कंपनी एंड द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का जो है वो एड्रेस भी गलत लिखा है, तो कौन लायबल होगा, आपका डायरेक्टर या ऑफिसर जो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व है, वो सारे लायबल होंगे। क्यों, उन्होंने नाम क्या है, मिस डिस्क्रिप्शन करा है नाम का, यानी उसने पूरा नाम नहीं लिखा, या पार्शल कुछ गलती है, या फिर उसने रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम नहीं लिखा, या कोई गलती उसमें भी है। फोर्थ पॉइंट है फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इफ़ इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप क्या होता है, जब कंपनी बंद होने वाली होती है of a company, it appears that any business of the company has been carried on with the intent to defraud creditors, यानी बिजनेस का मेन मोटिव यही है कि हमें क्रेडिटर्स को क्या है, डिफ्रॉड करना है, यानी उनको पैसे वापस नहीं देने। इन शॉर्ट, द ट्रिब्यूनल में डिक्लेयर दैट एनी पर्सन हु वर नोइंगली पार्टीज टू कैरिंग ऑन सच बिजनेस आर टू बी लायबल फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेब्ट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। यानी बिजनेस को मेनली यही क्या कहा के चलाया गया था कि भाई हम क्रेडिटर्स से, यानी हम क्रेडिटर्स को पैसा वापस नहीं करेंगे, और जिन जिन लोगों को ये पता था वो सारे लायबल होंगे आपके सारे लाइबिलिटीज़ के लिए। तो यही पॉइंट यही कह रहा है, अगर आपने बिजनेस जो है वो फाइंडिंग अप के टाइम आपका मेन मोटिव ही यही है कि आपको जो है क्रेडिटर्स को पैसे वापस ही नहीं करने, तो कौन लायबल है, जो आपके लोगों को जिन जिनको ये बात पता है वो सारे लायबल होंगे सारी लाइबिलिटीज़ के लिए, सारे डेट्स के लिए जो भी है। फिफ्थ पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कुछ गलती कर दी आपने प्रोस्पेक्टस में। इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस एवरी डायरेक्टर्स, प्रमोटर और एवरी अदर पर्सन हु ऑथराइजेस द इशू, यानी हर डायरेक्टर, प्रमोटर और ऐसा पर्सन जिसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की अथॉरिटी है, वो सारे लायबल होंगे किस चीज़ के लिए, those who subscribe for shares on the faith of untrue statement contained therein। बेसिकली ये यही कह रहा है कि अगर कोई इस प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा गया और कुछ लोगों ने वो गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ के या वो समझ के उन्होंने क्या करा, शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया, बाद में लोग लायबल होंगे डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स
और ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी है प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, वो सारे लायबल होंगे। फर्दर दे मे बी हेल्ड क्रिमिनली ऑल्सो, यानी उनके साथ साथ सिविल के साथ साथ उनको क्रिमिनल लायबिलिटी भी लग सकती है। ये था आपका 5th पॉइंट। फिर है आपका 6th पॉइंट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? पेरेंट कंपनी। फिर आती है, देखो इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनीज आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज। यानी ये जरूरी नहीं कि होल्डिंग और सब्सिडरी एक है, होल्डिंग की अलग एंटिटी होगी, सब्सिडरी की अलग एंटिटी होगी। But a holding company is required to prepare a consolidated financial statement of its own as well as the financial statement। जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि होल्डिंग को क्या क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। कंसोलिडेटेड मतलब अपने साथ साथ उसको सब्सिडरी की भी बनानी पड़ती है, लेकिन सब्सिडरी को अपनी अलग से भी बनानी पड़ती है। तो अब अगर इसमें कुछ ऐसा होता है, देखो, मोर ऑल दी स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी लेड डाउन बिफोर द एजीएम, और ये सारी हमें एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें दिखानी पड़ती है, ऑफ द होल्डिंग कंपनी अलॉन्ग विद इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें भी उस सब कुछ यानी होल्डिंग की भी और सब्सिडरी की भी दिखानी पड़ेगी, कहाँ? एजीएम में। Thus, this provision disregards the separate legal entity of subsidiary for this limited purpose। तो इसमें क्या है, होल्डिंग अभी अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि कंपनीज की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो कॉर्पोरेट व्हील है ये उठाया गया है, यानी ये लिफ्ट करा गया है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग को क्या क्या है, अपनी तो दिखानी ही दिखानी है बैलेंस शीट, और साथ साथ सब्सिडरी की भी बैलेंस शीट दिखानी है, यानी उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने हैं। और ये प्रिंसिपल जो है सेपरेट लीगल एंटिटी वो डिसरिगार्ड, यानी वो एक तरह से खत्म हो जाता है यहाँ पे, यानी वो वैलिड नहीं होता है इस वाले पॉइंट के लिए। 7th पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ओनरशिप का मतलब क्या है कि मालिक कौन है। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द मेंबरशिप ऑफ एनी कंपनी एंड अदर्स मैटर रिलेटिंग टू द कंपनी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी एक इंस्पेक्टर, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि कंपनी के मैटर्स में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से पर्पसेस में। फर्स्ट, फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन्स, ऐसे ट्रू पर्सन्स को पता लगाना जो कंपनी के फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है कंपनी में, यानी कंपनी या तो सक्सेस में इंटरेस्टेड है या कंपनी के फेलियर्स में इंटरेस्टेड है, तो ये पता लगाना कौन ऐसे लोग हैं। सेकंड, फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन हु हैव बीन एबल टू कंट्रोल और मटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। कई बार होता है हम कंपनी के मालिक को ऐसे को बना देते हैं, लेकिन कंपनी पीछे से कोई और चला रहा होता है, यानी ऑर्डर्स वगैरह कोई और दे रहा होता है। तो ये हमें पता लगाना, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में पता लगाना। फॉर अबव पर्पसेस द कॉर्पोरेट व्हील में बी लिफ्टेड टू डिटरमाइन द ट्रू पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट व्हील जो है वो लिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें असली मालिक का पता लगाना होता है। 8th पॉइंट है आपका लायबिलिटी फॉर प्रमोटर्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को ना एक प्रमोटर होता है, प्रमोटर बेसिकली वही होता है जो कंपनी को बनाने का आइडिया लाता है और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराता है। तो कंपनी जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं होती तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे होती है, यानी पहले जो इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है स्टार्ट हो गई है, तो वो उसकी पहली स्टेज क्या होगी, प्री इनकॉर्पोरेशन। पर्सनली लायबल फॉर ऑल द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट अडॉप्टेड बाय द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो कौन लायबल होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी के फॉर्म होने से पहले के लिए कौन लायबल होगा, आपका प्रमोटर्स। 9th है आपका अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट्स वो होते हैं जो कंपनी के दायरे में नहीं होते, यानी कंपनी के दायरे से बाहर है वो सारे, तो उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी पर्सनली लायबल फॉर दोज एक्ट्स विच हैव बीन डन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी ने अपने दायरे से बाहर जाके कोई काम करा है तो कौन 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 लायबल होएगा, डायरेक्टर्स होंगे, क्योंकि कंपनी अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी खुद जाके तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं, उसके बिहाफ पे कौन काम करता है, डायरेक्टर्स। और कभी जब भी कंपनी अपने अल्ट्रा वायरस एक्ट यानी अपने दायरे से बाहर जाके कुछ काम करती है तो कौन लायबल होगा, आपका डायरेक्टर्स। जैसे फर्स्ट अल्ट्रा वायरस द कंपनी, यानी कंपनी के दायरे से बाहर जाके। सेकंड अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, यानी कुछ डायरेक्टर्स के ऐसे काम करे जो डायरेक्टर्स के भी दायरे के बाहर है, तो कंपनी जो है वो लायबल नहीं होगी, लायबल कौन होगा, आपका डायरेक्टर। 10th है आपका लायबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट्स। There are many other provisions of the company law where directors of the company are
पर्सनली लायबल, यानी कौन लायबल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके डायरेक्टर्स ही लायबल होते हैं। फॉर द डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद दीज प्रोविजन सम ऑफ दीज नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स, यानी क्या है, कई बार आपने अकाउंट्स को ढंग से नहीं बनाया, आपने बैलेंस शीट या पीएनएल सही से नहीं बनाया, या फिर आपने क्या करा, फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब उन कंपनी को ये दिखा रही है कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है या उसके जो लाइबिलिटीज हैं वो कम है और एसेट्स ज़्यादा हैं, तो ये सॉल्वेंसी कुछ दिखा दी। कॉर्पोरेशन विद द कंपनी ऑडिटर्स और लिक्विडेटर्स, यानी इन शॉर्ट क्या करा, ऑडिटर्स के साथ मिलके अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, या फिर आपने कोई भी ऐसा प्रोविजन, या फिर क्या है, नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस ऑफ सेबी, सेबी के कुछ रूल्स है जो आपने फॉलो नहीं करे, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट है जो आपने इंडियन लॉ के बाहर जाके या कोई किसी एक्ट को फॉलो नहीं करा है, तो ये सारे क्या है, वो भी आपकी लाइबिलिटी किसकी बैठती है, आपके डायरेक्टर्स की। इन शॉर्ट जो ये 10 के 10 पॉइंट्स थे, इसमें यही था कि कंपनी लायबल नहीं होगी। इन 10 केसेस में कंपनी क्या है, जो आपका कॉर्पोरेट वेल है उसे लिफ्ट कर देगी, पियर्स कर देगी, उसमें कंपनी लायबल नहीं होगी। लायबल कौन होगा, आपके डायरेक्टर्स होंगे और आपके प्रमोटर्स होंगे कुछ कुछ केसेस में, अकॉर्डिंगली वो डिफाइन हो जाएंगे, यानी कंपनी जो है वो लायबल इन 10 केसेस में तो नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन।